गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का कैरियर गुरु एलसी चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री के चैप्टर डी व एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तो पीरियोडिक टेबल बताई थी और दूसरा डी ब्लॉक के जो गुणधर्म थे उनके बारे में अपन चर्चा की थी। आज अपन डी ब्लॉक के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले डी ब्लॉक तत्व हैं उनको अपन कहते हैं संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व। अब बात यह आ गई कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के वे तत्व हैं जिनमें डी कक्षक अपूर्ण हो। यानी संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे? डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स या तत्व है जिनमें क्या हो, डी कक्षक अपूर्ण हो। ये वर्ड आप निश्चित ध्यान रखना, अपूर्ण का मतलब पूरा हुआ भरा हुआ ना हो। जैसे मैं आपको कह दूं कि जिंक है, अब जिंक संक्रमण तत्व है या नहीं है, तो जिंक नहीं है। ये डी ब्लॉक तत्व का, डी ब्लॉक श्रेणी का एलिमेंट्स तो है, तत्व तो है, डी ब्लॉक का क्या है, तत्व तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपूर्ण डी कक्षक यानी डी कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ है इसमें। जैसे अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं तो ऑर्गन फिर 3D4S, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, यानी इसमें डी कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। इसलिए जिंक को अपन किस में नहीं मानते हैं? संक्रमण तत्व में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना आप कि जिन तत्वों में डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ हो उनको हम किस प्रकार के तत्वों में शामिल नहीं करेंगे? संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अपूर्ण डी कक्षक उपलब्ध हो, जिनमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं हो। इसलिए जिंक को, इसका रीजन आप ध्यान रखना, पूछा जाता है आपको एग्जाम में, या मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं। क्वेश्चन लिखे, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जिंक में डी कक्षक उपलब्ध होने के बाद भी इसे संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? वही रीजन मैंने बता दिया कि जिंक में जो डी कक्षक है वो क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है, और पूर्ण भरे हुए डी कक्षकों को अपन किस श्रेणी में, तत्वों में शामिल नहीं करते? संक्रमण तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं करते। आधे बच्चे मैं सोचता हूँ ये समझते होंगे, 12th क्लास के बच्चे, कि ये तो एक एक छोटी छोटी बात को बता करके टाइम खराब कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब तक आपको बेस आधार, ये बहुत कीमती चीज है, कंपटीशन लाइन के प्रश्न हैं, इनमें यदि आपके स्टेप क्लियर नहीं है तो मैं समझता हूं आपकी तैयारी कोई काम में नहीं है। 12th में एक नंबर बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको एक एक चीज बारीकी से आपको समझना जरूरी है। अब बता देंगे कि जिंक को अब रट लिया, नहीं है तो नहीं है, कारण क्या इसका, तो आपको कारण भी बिल्कुल पूरा ध्यान होना चाहिए। आगे इसे उतार लेना, वीडियो को पॉज करके। अब अपन कल गुणधर्म थे उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी मेन वर्ड है उनकी मैं डिस्कस विस्तार से करूंगा। तो अपन सबसे पहले लेते हैं आयनन ऊर्जा। या सबसे पहले आयनिक त्रिज्या से बात कर लेते हैं। आयनिक त्रिज्या है या परमाणविक त्रिज्या, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएं, आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे
किसी भी तत्व हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयनिक त्रिज्या क्या हो सकता है, आयन। किसी भी तत्व या परमाणु या आयन के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के मध्य दूरी को आयनिक त्रिज्या, आयन है तो क्या हो जाएगा, आयनिक त्रिज्या हो जाएगा, परमाणु है तो क्या हो जाएगा, परमाणविक त्रिज्या। आयन कब बनेगा, जब वो या तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। हर स्टेप की आपको परिभाषा, उसका मीनिंग जरूरी है। अब आधे ये याद कर लेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है बढ़ती है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे रखने से फायदा क्या है, आपका लॉजिक पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या होती क्या चीज है। जब अपने को ये आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या के बारे में पता ही नहीं है कि होती क्या चीज है, तो अपन एक रट करके किसी चीज को स्थायी रूप से अपन याद नहीं कर सकते। यदि आपके पास ये बेसिक चीजें हैं, आपको इनका मीनिंग्स ध्यान है, तो मैं समझता हूँ आपको आगे आने वाली चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप सोच समझ करके आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, किसी भी तत्व या परमाणु या आयन के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। लिखे। अब मैं थोड़ा सा आपको 10th की तरफ लेके चलता हूं। बात ये आती है कि धनायनों की अपने उदासीन परमाणु से आयनिक या परमाणु त्रिज्या कम होती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका रीजन पता नहीं है। सब जानते हैं कि कम होती है, लेकिन कम होने का रीजन क्या है, तो मैं रीजन आपको बताता हूं। जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, और सोडियम का जब धनायन, ये तो उदासीन परमाणु हो गया और ये इसका बन गया धनायन। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने, आपको ध्यान है जितने परमाणु क्रमांक उतने ही उस एलिमेंट्स या तत्व में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 11 परमाणु क्रमांक है, तो 11 इसके परमाणु क्रमांक, तो 11 क्या हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे पहले में 2 भरोगे, दूसरे में 8 और तीसरे में हो जाएगा 1। इधर देखो, इस प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ जितनी भी संख्या तो क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो यहाँ मैं जैसे +3 लिख देता हूँ, तो इस 3 का तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन प्लस है तब तो ग्रहण करना, और माइनस है तब क्या करना, प्लस है तब तो त्यागना, और माइनस है तब क्या करना, ग्रहण करना। तो इससे +1 का अर्थ क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आपको कितना मानना है, 1 मानना है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो इसका हो जाएगा 2 8 10 हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, परमाणु क्रमांक तो कितने हैं, 10 ही हैं, और परमाणु क्रमांक तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो रह गए इसमें, अब 10 रह गए। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 2,8। इसमें कोष कितने हैं, देखो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से कोष बना करके बताता हूं। ये सोडियम का है, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गई, तीसरे में 1। ये तो सोडियम परमाणु का। आयन का कैसे बनाएंगे, Na पॉजिटिव का जब अपन बनाएंगे, एक 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इसमें कितने कोष हैं, 3 कोष, और इसमें कितने, 2 कोष। आप आराम से बता सकते हो कि परमाणु त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि कोषों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी इसका मतलब वो नाभिक से उतना ही दूर होगा। तो Na है वो नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य दूरी अधिक है, और Na पॉजिटिव या जो सोडियम आयन है उसके नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य दूरी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि 2 ही कोष है। तो क्या कारण है इसका, कि धनायनों के अपने उदासीन परमाणुओं से
त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि धनायनों में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में या धनायन बनने के बाद में उनका अंतिम कोश है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और अंतिम कोश लुप्त होने के कारण उनकी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए उदासीन परमाणु से धनायन है वो अपने आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसे अपने ऋणायनों के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको केमिस्ट्री जीरो से सीखना है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, कोई अपने आप को केमिस्ट्री में भाषा समझता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों की सहायता कर रहा हूं जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। और जीरो से सीख करके मैं बताऊंगा कि एक दिन वो टाइम आएगा जिसमें अभी जो होनहार अपने आप को जो बादशाह समझते हैं उनसे आपको केमिस्ट्री ज्यादा आएगी। आपको लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक के पीछे तर्क, रीजन पूरा काम करके आपको मैं इन वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जो जीरो से सीखना चाहते हैं, मन में ये समझते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है, वही अभी वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें। अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको देता हूं, ऋणायनों की त्रिज्या, ऋणायनों की आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से अधिक होती है, अधिक होती है। इसका अब अपन रीजन देखेंगे, क्या रीजन है कि ज्यादा क्यों होती है, धनायनों की छोटी होती है, ऋणायनों की बड़ी क्यों होती है। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं आपको क्लोरीन का उदाहरण देके बताता हूँ। आप सबको ध्यान है कि क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 17, और 17 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 8 और 7। मान लो ये है उदासीन परमाणु, क्लोरीन हो गया। अब ये ऋणायन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। इसका हो गया 2, 8 और 8। इसका बनाएं, इसमें देखो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, कोई दिक्कत, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने बदल लेना आप, 7। इधर देखें अपन, 8, 8 और फर्स्ट में कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप भर लेना, दर्शा लेना। अब इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 तो पहले थे, एक ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसमें 18 तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने, 17 है। क्या बात समझ में आएगी, क्या है इनमें, 18 तो इलेक्ट्रॉन है और 17 क्या है इसमें, प्रोटॉन। 17 क्या है, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो स्थिर है, और किसकी संख्या बढ़ गई, ऋणायनों की संख्या बढ़ गई। अब देखो यहां, देखो यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, दोनों बराबर मात्रा में है, इसलिए इनमें जितना आकर्षण है उतना ही प्रतिकर्षण है। कहने का मतलब यह आकार है वो ज्यादा ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसमें क्या होगा, इसमें 18 तो ऋणायन हो गए, ऋणायन तो कितने हैं, 18, और धनायन कितने हैं, प्रोटॉन तो उदासीन होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन तो होते हैं उदासीन, प्रोटॉन होते हैं धनावेशित। तो प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, बताइए क्या, प्रोटॉन 17, यानी पॉजिटिव तो कितने हैं, 17 है, और नेगेटिव कितने हो गए, 18। अब इसका आकार बढ़ा कैसे, बिल्कुल सोचने की बात है कि इसमें आकार है वो बढ़ क्यों रहा है, बढ़ा क्यों, कायदे से तो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा क्यों, क्योंकि ये 18 जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन तो आपके नाभिक में रह गए, प्रोटॉन कहां रह गए, नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर कहां मार रहे हैं, ये मार रहे हैं कक्षक में, बाह्य कक्षक में मार रहे हैं। तो जो भी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी आपको ध्यान है क्या आएगा, ऋणायन आएगा, और ऋणायन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने के कारण इनका आकार, कोषों की संख्या स्थिर रहते हुए भी इनका आकार कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसी कारण कहा गया है कि ऋणायनों की आयनिक त्रिज्या है वो अपने उदासीन परमाणु से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मेन रीजन या लॉजिक यही है, और कोई लॉजिक नहीं है। अपन आगे बात करते हैं। आपको बात छोटी लग रही होगी, एक कहावत है
क्या है कहावत कि जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा घाव करता है। यानी जो बीमारी छोटी होती है, बीमारी देख लो, जो कुछ भी देख लो, वो उतना ही समय पर यदि उसका निदान नहीं हुआ तो उतना ही क्या होगा, भयंकर साबित होता है। तो यदि आपके पास ये छोटी छोटी चीजों का नॉलेज नहीं है तो केमिस्ट्री आपको लास्ट में भयावह रूप में पैदा कर देगी और आपको केमिस्ट्री पढ़ने से डर पैदा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अब अपन बात करते हैं जो डी ब्लॉक मेन, ये तो मैंने आपको आधार की चीजें बताई है। अब मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक में अपन बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में। जैसे आवर्त सारणी थी अपनी स्कैंडिनियम 3D श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो लिखिए आप अब आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु आकार में, या अपन इसको परमाणु आकार नहीं लेकर के अपन आयनिक त्रिज्या से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो परमाणु आकार पर ही निर्भर रहेगी, लेकिन यहां लिख लिया आयनिक त्रिज्या कम होती है, मध्य में स्थिर और अंत में पुनः बढ़ती, अंत में पुनः बढ़ती है। इस प्रकार से आप ये जो छोटा सा टॉपिक था परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या का, उसका तैयार कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। अब अपन सेकंड इसी का भाग है आयनिक त्रिज्या है, आयनन एंथैल्पी, कई नाम है इसके। इसको आयनिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं और आयनन विभव भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आयनिक त्रिज्या की परिभाषा बताता हूं कि किसी भी गैसीय विलगित तत्व है या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी किसी भी तत्व से, एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन को पृथक करोगे तो आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी की जितनी मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कह सकते हो, आयनन एंथैल्पी कह सकते हो या आयनन विभव। तो आप परिभाषा लिखें, किसी विलगित गैसीय परमाणु से, विलगित गैसीय परमाणु से, विलगित गैसीय उदासीन परमाणु से, ऐसे लिखें, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन एंथैल्पी भी यही होगी, आयनन विभव भी यही होगा, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब अपन देखें, सबसे पहले स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इस प्रकार से। सबसे पहले मैंने आपको यहां बताया था अभी 3D1 4s2, आर्गन है ही आगे, इसमें था 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, इस प्रकार से। यहां युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, यहां दो, यहां तीन, यहां पांच, यहां पांच, पांच यहां होंगे, यहां कितने होंगे देखो भाई, इलेक्ट्रॉन इसका होगा 3D6 4s2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे देखो, पांच को से 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यहाँ 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वेनेडियम तक तो
पहले क्या होंगे, शुरू से लेकर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्रोमियम और मैग्नीज में स्थिर रहेगी, और इसके बाद में क्या होगी, धीरे धीरे वापस कम होती जाएगी। और जिंक में अभी मैंने बताया था आपको, जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब अपन अपने मेन बात करते हैं आयनिक त्रिज्या। तो इससे जब आप एक इलेक्ट्रॉन पृथक करोगे, इससे क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन पृथक, इससे फिर इससे पृथक करोगे, इससे पृथक आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे, अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 5, जबकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप शुरू में जाओगे, कहां तक, क्रोमियम से पहले पहले, तब तक अभी हो क्या रहा था, उससे जस्ट विपरीत होगा। आयनिक त्रिज्या घट रही थी या बढ़ रही थी, पहले घट रही थी, तो यानी इसका आयनन विभव है वो बढ़ेगा। विपरीत है काम, क्यों, क्योंकि छोटे आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी की अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए शुरू में आयनन विभव अधिक होता है। फिर क्रोमियम से धीरे धीरे बाद में आयनन त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, जैसे जैसे परमाणु आयनिक त्रिज्या, परमाणिक त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब आकार बढ़ रहा है, तो बड़े आकार में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन को पृथक कर सकते हैं। तो इनके लिए आयनन ऊर्जा की मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन इनमें दो कंपाउंड्स ऐसे हैं, वो कौन से हैं, एक तो है कौन सा, क्रोमियम, और एक आएगा कॉपर। कॉपर का आपको ध्यान है 3D10 4s1 ये होता है। तो ये दोनों अन्य कक्षकों की बजाय, अन्य तत्वों में जो भी व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनों की, उनकी बजाय ये दोनों क्या है, अधिक स्थायी। अधिक स्थायी होने का कारण मैंने बता दिया कि दोनों में ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है, यहाँ ये युग्मित इलेक्ट्रॉन केवल एस कोष में, डी कोष में है नहीं, क्योंकि 10 पूरे हो गए। तो यानी इनका आकार है वो क्या है, अन्य कक्षों की बजाय छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि इनका स्थायित्व अधिक होता है। स्थायित्व अधिक होने के कारण किसी भी तत्व में से, स्थायी तत्व में से अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसके लिए उतनी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। तो इन जितने 10 हैं या सारणी में अन्य है, उनमें से 2 वर्ग के जो भी तत्व है उनका आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या एंथैल्पी अन्य तत्वों की बजाय क्या होगी, अधिक होगी। रीजन क्या होगा, रीजन लिखें, रीजन लिख लें, कौन था, क्रोमियम और कॉपर का आयनन विभव अन्य की तुलना में, द्विकक्षक की ब्लॉक की बात करें मैं, अन्य की तुलना में अधिक होता है। अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों तत्वों में स्थायी विन्यास, स्थायी विन्यास समझ गए होंगे, यानी दोनों में अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, कई बच्चे ये मन में सोचेंगे कि सर तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। मैं आपको यही कहता हूं, इस प्रकार से यदि आप स्टडी नहीं करोगे, केवल आप रट लोगे, तो आपका नॉलेज पावर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे। आपको प्रत्येक चीज को, हाँ टाइम जरूर लगेगा, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, इस चीज में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन टाइम लगे, आप जो भी चैप्टर को तैयार कर लोगे, उसमें से कोई सा भी जो क्वेश्चन आएगा उसको आप बेझिझक बिना शंका हल कर सकते हो। तो ये आप लिखें,
अगली अपन इसी में हेडिंग देखें, रंग के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। रंग, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा कंपाउंड रंग प्रदर्शित करेगा। तो रंग वही प्रदर्शित करेंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो कहने का मतलब जिंक है, उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण पूरे तत्व क्या होंगे, जो भी यौगिक बनेंगे वो रंगहीन बनेंगे। तो यहां पहले तो है, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके यौगिक रंगीन होते हैं। उनके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसमें एक रीजन है जो चैप्टर है उसमें आएगा। इसमें क्या होगा कि जो डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन वो T2G से Eg में प्रवेश कर जाते हैं, Eg में प्रवेश कर जाते हैं। इस संक्रमण के कारण उनके यौगिक रंगीन होते हैं। ये मैं आगे वाले चैप्टर में T2G इसका पूरा बड़ा विस्तृत रूप से है, तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि T2G और Eg चीजें होती क्या है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये नोट करें आप। अगला अपन हेडिंग लेते हैं, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, अब देखो चुंबक की तरह किस प्रकार कब व्यवहार करेंगे, तो वही बात है, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन तत्वों में चुंबकीय गुण होता है। उन तत्वों में चुंबकीय गुण, या वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, चुंबकीय गुण होता है। अब चुंबकीय गुण में भी कई हैं, जैसे लोह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। तो इनके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से पढ़ाई तरीके से नहीं होती है। तो अपन एक प्रभावी तरीके से पढ़ाई करने के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में हल करवाऊंगा। तो आगे चुंबकीय गुणों के बारे में जितने 3-4 टॉपिक हैं, अनुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, चुंबकीय है, तो इनके बारे में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। थैंक्स।